Hello. So today we will do the chapter A Living God by Lafcadio Hearn. Okay. So पहले थोड़ा सा brief introduction. Who is Lafcadio Hearn? कौन थे? He was a writer. He was a journalist. He was Greek born. ठीक है, Greek culture के born थे वो. And वो एक Irish and Japanese writer भी थे, translator भी थे. And later जाके in the year 1890 वो जापान में सेटल हो जाते हैं और अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं. अपना नाम रख लेते हैं वो याकुमो कोइजुमी. ओके, जापानीज़ नेम रख लेते हैं. उनको इतना पसंद था जापानीज़ कल्चर कि वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं 1890 ईयर में और अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं, आइडेंटिटी भी चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है लाफ्कैडियो हर्न की अ लिविंग गॉड, इट इज़ अ ट्रू स्टोरी. जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं वहाँ पे आता है ना, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. सो दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टोरी. इट इज़ नॉट समथिंग फिक्शनल. ये सच्ची कहानी है अबाउट हामागुची गोहे. ठीक है, ये एक कैरेक्टर है हमारे, मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारे स्टोरी का कैरेक्टर हामागुची गोहे, जिन्होंने सुनामी के टाइम में अपने विलेज में 400 लाइव्स बचाए थे. ठीक है, 400 विलेजेस की जान बचाई थी खुद के राइस टैक्स को आग लगाकर. कैसे, वो सब हम लोग पूरी स्टोरी में पढ़ेंगे. ठीक है, ये एक रियल स्टोरी है. मैंने बताया जैसे कि आपको देयर विल बी सर्टन पॉइंट्स जो कि आपको नोट डाउन करते चलना है पूरी स्टोरी में फ्रॉम द MCQ पर्सपेक्टिव. ठीक है, MCQ में आपको बहुत सारी चीज़ें पूछ सकती हैं जो कि आपको नोट डाउन करते चलना है. तो सबसे पहले स्टोरी का सेटिंग आप लोग नोट डाउन कर लो. वाकायामा जापान. ओके, वाकायामा एक सिटी है जापान में जो कि जापान के ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न साइड में है, यू कैन से, जो कि पैसिफिक ओशन को बॉर्डर करता है ये सिटी. जैसे हमारा है ना बे ऑफ बंगाल के सबसे क्लोज हमारा वेस्ट बंगाल है. ठीक है, वेस्ट बंगाल को बॉर्डर करता है कौन सा, सुंदरबन एक हमारा क्या कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वो बॉर्डर करता है. तो ठीक उसी हिसाब से साउथ ईस्टर्न पार्ट का एक सिटी है जापान का वाकायामा, वो वहीं का ये सेटिंग है, वहीं का ये स्टोरी है. ठीक है, अच्छा, तो और कोस्ट ऑल्सो रिमेंबर हिरोगावा. हिरोगावा इज़ द कोस्ट जहाँ पे सुनामी आता है. ये सब पॉइंट लिखते जाइए अपनी कॉपी में. ठीक है, अब हम लोग स्टोरी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि स्टोरी में थ्रू आउट हम लोग को देखने को मिलेगा, फील होगा. क्या क्या एलिमेंट्स है स्टोरी में. सबसे पहला एलिमेंट है सैक्रिफाइस का. आजकल कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है. द वर्ल्ड इज सेल्फिश. बट इस स्टोरी में हामागुची के कैरेक्टर से हमें पता चलता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस. अपने ही राइस टैक्स को आग लगा देना, जिसपे इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतने साल तक उस पर कल्टिवेशन किया, इतना मेहनत किया पूरे साल, और फिर जब उसको सेल करने का टाइम आया तो उस पर हम लोग आग लगा दे, उस पर हामागुची ने आग लगा दिया. क्यों? क्योंकि वो बाकी सबकी लाइफ बचा सके, सिर्फ इसलिए. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया. दूसरा सेल्फलेसनेस. ठीक है, एक होता है सेल्फिशनेस, एक होता है सेल्फलेसनेस. तो यहाँ पे हामागुची के कैरेक्टर से हमें सेल्फलेसनेस का बिहेवियर, एटीट्यूड समझ में आएगा कि वो कितने सेल्फलेस थे. वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, वो सबके बारे में सोच रहे थे. ठीक है, सेल्फिश नहीं थे वो. थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड. आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा तब हम लोग उसके प्रति कुछ बोलेंगे, तब अपनी आवाज़ उठाएंगे. तो ये गलत है. हमें स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. जब भी कुछ सामने हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तुरंत आवाज़ उठाओ, तुरंत रेज योर हैंड, तुरंत स्पीक अगेंस्ट इट और फॉर इट, वट एवर. ठीक है, तो वैसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स. तो जब एक कुछ ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आ रहा है तो आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि अभी कोई सही टाइम आएगा, ये नेचुरल कैलेमिटी रुकेगा तब मैं एक्शन लूँगा या लूँगी. नहीं, आप तुरंत एक्शन लें. ठीक है, तुरंत अपने आसपास के लोगों को बचाओ, तुरंत कुछ ऐसा सेफ्टी का कुछ ऐसा करो प्रबंध. ठीक है, तो ये हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी सीखने को मिलता है फ्रॉम द कैरेक्टर हामागुची गोहे. फोर्थ पॉइंट इज करेज. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बर्न योर ओन प्रोडक्शन, जो कि एकदम पैक्ड है, रेडी है, जो कि अब जाने वाला है मार्केट में. इससे आप करोड़ों कमाएंगे. अपने आपने पूरे इन्वेस्टमेंट पे आग लगा दी. टेक्स अ लॉट टू डू सच एन एक्ट. तो ये करेज का एक सिंबल है हामागुची. ओके, कम्युनिटी स्पिरिट. उनमें ये नहीं था कि मेरा घर प्रोटेक्टेड रहे, मैं प्रोटेक्टेड रहूँ, मेरे बच्चे प्रोटेक्टेड, बस ऐसा नहीं था. कम्युनिटी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए पूरी. हम लोग बोलते हैं ना हमेशा, जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ था, वी शुड थिंक ऑफ आवर नेशन फर्स्ट, आवर कंट्री फर्स्ट. पेट्रियाटिज्म, कम्युनिटी स्पिरिट, ये सब होना चाहिए. थिंकिंग अबाउट एवरीवन, नॉट जस्ट आवर ओन सेल्फ, नॉट जस्ट इंडिविजुअल, कम्युनिटी. ओके, लास्ट इज ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड ऑफ द विलेजर्स.
इतना कुछ उन्होंने किया विलेजेस के लिए। अगर विलेजेस उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते तो फिर फ़ायदा क्या होता है इतना कुछ करने का। उनके ज़िंदा रहते उन्होंने उनको भगवान बना दिया पूरे विलेजेस ने। इसलिए इस स्टोरी का टाइटल है अ लिविंग गॉड। ओके, सो लेट्स नाउ, ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन पूरे स्टोरी का। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। From immemorial time, the shores of Japan have been swept at irregular intervals of centuries by enormous tidal waves caused by earthquakes or by submarine volcanic action. Okay? From immemorial time means from a long time in history. जो shores है जापान का, shores यानी कि जो किनारा है, जो छोर है जापान का, वो हमेशा swept हो गया, हमेशा वो धुल गया, वो बह गया। किसके वजह से? इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ सेंचुरीज, जो मतलब इरेगुलर इंटरवल्स पे जो सुनामीज आते थे, जो अर्थक्वेक आते थे फॉर सेंचुरीज, उनके वजह से बहुत सेंचुरीज तक थोड़े थोड़े इंटरवल पे जो सुनामी आते गए हैं, जो कह सकते हैं अर्थक्वेक्स आए हैं, उसकी वजह से जापान का जो शोर्स है, जो कोस्ट मतलब जो आपका किनारा होता है, बॉर्डर, वो हमेशा चेंज होते गया है, वो बह गया, कभी कभी उसका शेप चेंज हो गया, कभी कुछ हो गया। तो दिस कंट्री हैज़ सफर्ड अ लॉट। ओके, हम लोग को ये भी पता है कि जापान इज़ द ओनली कंट्री जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर मिसाइल अटैक हुआ था, राइट? नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी में हमारा न्यूक्लियर अटैक हुआ था। आज भी वो कंट्री सफ़र करता है उस अटैक की वजह से, वहाँ के लोग, बट स्टिल द कंट्री इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, इट इज़ ग्रोइंग। These awful sudden risings of the sea are called by the Japanese tsunami. ठीक है, ये जो awful sudden risings है, awful means not very appreciated risings but awful risings, मतलब किसी को भी पसंद नहीं है ये risings, मतलब बहुत ही awful लगता है ये अचानक से आके डिस्ट्रक्शन फैलाने वाला। तो ये जो राइज होता है ना सी, और इसकी जो ये डिस्ट्रक्शन लाता है, इस चीज़ को जापानीज़ लोगों ने क्या टर्म किया? सुनामी टर्म किया। नाउ on the evening of June 17, 1896, a wave nearly 200 miles long struck the northeastern provinces of Miyagi, Iwate and Omori, wrecking scores of towns and villages, ruining whole districts and destroying nearly 30,000 human lives. अच्छा, let me make one thing clear. ये जो story है, this story is about an event that happened in 1854. ठीक है? It is an event. ये स्टोरी में जो इवेंट हुआ है सुनामी का, वो 1854 के ईयर में हुआ था। ठीक है, बट हमारे जो राइटर हैं उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है 1896 में। ठीक है, सितंबर के 1896 में। इसलिए वो कह रहे हैं ना कि जून 17, 1896 उन्होंने लास्ट सुनामी कब देखा था? जून में देखा था, और फिर उन्होंने जाके ये आर्टिकल, ये स्टोरी, ये चैप्टर लिखा कब? सितंबर में, उसी साल 1896, 3 महीने बाद ही उन्होंने, इसलिए उनके हिसाब से लास्ट सुनामी जून में आया है, 3 महीने पहले। बट वो ये जो स्टोरी है इसको समझा रहे हैं, किस समय का स्टोरी है? लिविंग गॉड का, हामागुची का 1854 का स्टोरी है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? 1854 का स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, नॉट 1896। ये जो डेट लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, बस एक इवेंट है जो कि वो बता रहे लास्ट सुनामी इस हिसाब से आया था, उनके हिसाब से जब वो ये स्टोरी लिखे थे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो जून में लास्ट सुनामी आया था इवनिंग में 17 जून को, वो नियरली 200 माइल्स लॉन्ग था, नियरली 200 माइल्स लॉन्ग वो सुनामी था, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ मियागी, ठीक है, प्रोविंस का सिस्टम है जापान में, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस को उस सुनामी ने हिट किया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था। किन किन सिटीज़ को? रिमेंबर, मियागी, इवाटे एंड ओमोरी, दीज 3 cities वर डिस्ट्रक्टेड। ठीक है, बहुत सारे सिटीज़ के टाउन्स और विलेजेस को ये बहा के ले गया, बहुत सारे इसके डिस्ट्रिक्ट्स को वो बहा के ले गया, 30,000 ह्यूमन लाइव्स डिस्ट्रॉय। ये होता है सुनामी का इफेक्ट। नाउ the story of Hamaguchi Gohei is the story of a like calamity which happened long before the era of Meiji on another part of the Japanese coast. इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। ये जो era of Meiji है ना, Meiji was an emperor of Japan। ठीक है, एक जापान के emperor थे मीजी, जिन्होंने जापान पे रूल किया था 1868 से लेके जुलाई 1912 तक। तो ये जो era है उनके रूलिंग का, इस पूरे रूलिंग के era को एरा ऑफ मीजी कहा जाता है। तो इस एरा ऑफ मीजी के पहले का स्टोरी है हामागुची गोहे का।
जो कि मैंने बताया कब का, 1854 का स्टोरी है, ठीक है। तो लाइक कैलामिटी, अंडरलाइन द वर्ड लाइक कैलामिटी, इसी तरीके का जो कैलामिटी हुआ था जून 17, 1896 का, उसी तरीके से कैलामिटी आया था हामागुची गोहे के समय में 1854 के समय में। तो उसी कैलामिटी के बारे में अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ही वॉज एन ओल्ड मैन एट द टाइम ऑफ द ऑकरेंस दैट मेड हिम फेमस। ये जो फेमस हुआ ना लिविंग गॉड के नाम से हामागुची गोहे, तब वो एक ओल्ड मैन था जब वो अपने इस एक्ट के लिए, इस बिहेवियर के लिए फेमस हुआ था। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट ऑफ द विलेज टू विच ही बिलोंग्ड। अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान रहे हैं कि हामागुची गोहे कौन था और उसका क्या इन्फ्लुएंस था पूरे विलेज पे। तो हम लोग को ये पता चलता है कि वो एक ओल्ड मैन था और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान था अपने विलेज का, सबसे ज़्यादा रिच, सबसे ज़्यादा दानी, मतलब एक तरीके से समझ लो सरपंच उस पूरे गाँव का। मतलब दर्जा मैं नहीं दे रही हूँ, बट एक तरीके से उसको लोग ऐसा इतना इन्फ्लुएंशियल मानते थे कि सबको पता था कि हामागुची गोहे कौन है। कुछ ऐसा उनका था दबदबा। Now, he was the most influential resident of the village to which he belonged. He had been for many years. It's Murosa, ठीक है। Murosa underline करके लिख लीजिए, headman. Murosa is a Japanese term for headman. He was the headman of the village. ठीक है, सरपंच अब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इनको, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया है। अच्छा, MCQ में ज़रूर पूछेगा मुरोसा का मतलब, फिर आपको नहीं आएगा फिर मुझे मत बोलना। सो अंडरलाइन इट राइट नाउ, तुरंत, एंड राइट मुरोसा मीन्स हेडमैन। ज़रूरत पड़े तो 5 बार लिखो कॉपी में, याद हो जाएगा। एंड ही वॉज नॉट लेस लाइक्ड दैन रिस्पेक्टेड, और उन्हें सिर्फ पसंद ही नहीं किया जाता था, उनको लिटरली बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट किया जाता था, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सच में लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनका ऐसा बिहेवियर था, नेचर था। द पीपल यूजुअली कॉल्ड हिम ओजी-सान, विच मीन्स ग्रैंडफादर, ठीक है। इस पूरे स्टोरी में हम लोग ओजी-सान वर्ड पे और बहुत बार हम लोग आएंगे ओजी-सान वर्ड पे, क्योंकि ओजी-सान वर्ड का मतलब होता है ग्रैंडफादर। Okay, this is also a Japanese word. But being the richest member of the community, he was sometimes officially referred to as the Choja. He was very rich, ठीक है, very rich of the whole village, इसलिए उनको छोजा भी बोलते थे। छोजा means very influential, very rich member of a community. He used to advise the smaller farmers about their interests, to arbitrate their disputes, ठीक है, to advance them money at need and to dispose of their rice for them on the best terms possible. अब उनका एज अ हेड मैन क्या उनका रोल होता था, वो स्मॉल फार्मर्स के बीच में डिस्प्यूट्स को वो सॉर्ट आउट कराते थे। जैसे 2 फार्मर लड़ रहे हैं, ठीक है, वो आते थे और उनके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करा देते थे, लाइक अ जज ही यूज्ड टू एक्ट, ठीक है। और इस तरीके से कराते थे कि दोनों फार्मर्स सेटिस्फाइड हो जाते थे उनके डिसीजन से। टू एडवांस द मनी, उनको मनी भी लेंड करते थे, क्योंकि वो रिच थे तो वो मनी भी लेंड करते थे फार्मर्स को। उनके जो राइस होते थे उनको अच्छे दामों पे बिकवा देते थे, ठीक है, अच्छे टर्म्स पे बिकवा देते थे एज पॉसिबल। तो ये सब कुछ उनका रोल होता था। हामागुचीज बिग थैच्ड फार्म हाउस स्टूड एट द वर्ज ऑफ अ स्मॉल प्लेटो ओवरलुकिंग बे, ठीक है। उनका जो बिग थैच्ड फार्म हाउस था, मतलब भरा पूरा बड़ा उनका जो फार्म हाउस था, वो कहाँ पे था? It stood at the verge of a small plateau. प्लेटो पता है, हम लोगों ने पढ़ा है प्लेटो, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स ज्योग्राफी में। तो वैसे ही प्लेटो पे उनका जो फार्म हाउस था वो प्लेटो के एक कॉर्नर पे था, ठीक है, प्लेटो के साइड पे था, जहाँ से हमें बे क्लियरली दिखता था। प्लेटो के जब ये प्लेटो है, यहाँ पे उनका जो फार्म हाउस है वो यहाँ पे है, और यहाँ से इस तरफ में पूरा बे है, पूरा ओशन है, जो कि उनको इस कॉर्नर से पूरा दिखता था। वो पूरा इधर देख पाते थे कि यहाँ पे तुम्हारा समुंदर है, और वो सारी एक्टिविटी वहाँ से मतलब देख सकते थे इजीली, ठीक है। द प्लेटो मोस्टली डिवोटेड टू राइस कल्चर वॉज हेम्ड इन ऑन 3 sides बाई थिकली वुडेड समिट्स, ठीक है। ये जो प्लेटो था ना, ये तीनों साइड से बहुत बड़े बड़े थिक वुड जो होते पेड़, उनसे घिरा हुआ था। और इस प्लेटो पे ना हम लोग देखते हैं ना टेरेस फार्मिंग कैसे करते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, देखा भी होगा फोटोज में। टेरेस फार्मिंग होता था राइस का, तो स्टेप्स काट काट के सीढ़ी की तरह राइस की फार्मिंग करी जाती थी इसी प्लेटो पे। और उन्हीं प्लेटोज के बीच में, उन्हीं राइस फार्मिंग के बीच में छोटे छोटे घर बनाए हुए थे, जिन पे फार्मर्स रहते थे, जिन पे ओजी-सान या फिर छोजा या फिर मुरोसा का भी घर था, उनका फार्म हाउस था, ठीक है। From its outer verge, the land sloped down in a huge green concavity, as if scooped out on the edge of the water, and the whole of the slope
some 3/4 of a mile long, was so terraced as to look, when it viewed from open sea, like an enormous flight of green steps divided in the center by a narrow wide zigzag, a streak of mountain road. ठीक है, क्या समझ में आया? मतलब इसी जो ये प्लेटो है जहाँ पे उनका यहाँ पे घर है, इसी से एक ऐसे स्लोप जैसा गया हुआ था, और ये स्लोप के बाद यहाँ पे पूरा ओशन है. ठीक है, यहाँ प्लेटो है, ये स्लोप है, और यहाँ पे ओशन है. और इस स्लोप पे जहाँ पे राइस फार्मिंग करी हुई थी अच्छे से स्टेप्स में काट के, यहीं से बीच में से एक जिगजैग रोड गया हुआ था नीचे, जो कि जाके ओशन में हमारे वाटर बॉडी में मिल रहा था. ये जिगजैग रोड ना एक माउंटेन के रोड की तरह लग रहा था, जो कि माउंटेन से आ रहा है. वाइट कलर का जिगजैग रोड बना हुआ था टू पास फ्रॉम, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, गुजर सकते हैं. इस तरीके से वो स्लोप लग रहा था ना देख के, जैसे वो आइसक्रीम का स्कूप होता है ना, जब हम लोग आइसक्रीम, हमारा एक अमूल का डब्बा आता है आइसक्रीम का, तो हम लोग स्कूप से जब आइसक्रीम को निकालते हैं तो वो आइसक्रीम अंदर से खोखला होता है, बस वो बाहर से पूरा राउंड हो जाता है, बट अंदर कुछ नहीं होता उसके. उसी तरीके से वो स्लोप भी लग रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था ना, उसे स्कूप किया गया है. और कॉन्केविटी, यहाँ पे कॉन्केविटी वर्ड का मतलब है, आप लोग लिख लो, वेरी हॉलो, वेरी स्लोपी. ठीक है, और समिट वर्ड का भी मतलब लिख लो, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल. यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, द प्लेटो मोस्टली डिवोटेड टू राइस कल्चर, प्लेटो पे मोस्टली राइस कल्चर होता था, राइस की फार्मिंग होती थी. वॉज हेम्ड इन ऑन 3 sides बाई थिकली वुडेड समिट्स. ठीक है, समिट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल और अ माउंटेन. इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं. नाउ ये समझ में आ गया. और सम 3/4 of mile long was a terraced. अच्छा ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं. और वो जो जिगजैग रोड था वो जाके ओपन सी में मिल जा रहा था. ठीक है, इस प्लेटो के स्लोप से जिगजैग रोड आया हुआ है, वो जाके ओशन में मिल जाता है. ठीक है, अब 90 thatched dwellings and a Shinto temple composing the village proper stood along the curve of the bay, and other houses climbed strangling up the slope for some distance on either side of the narrow road leading to the Choja's home. ठीक है, अब उस स्लोप पे, उस पूरे स्लोप पे, उस पूरे कह सकते हैं हाँ, उस पूरे स्लोप पे 90 dwellings थे, मतलब 90 परिवारें रहती थी. एंड एक शिंटो टेम्पल भी था. जापान में शिंटो रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, तो शिंटो टेम्पल था. और कंपोजिंग द विलेज प्रॉपर, जिसके वजह से पूरा विलेज प्रॉपरली स्लोप पे कह सकते हैं बसा हुआ था. थोड़े थोड़े दूर पे घर थे. जो बे था, ठीक है, उसके आसपास भी कुछ घर थे, स्लोप्स पे कुछ घर थे, कुछ डिस्टेंस पे थे. मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक सीनरी क्रिएट हो जाता है. और ये सारे घर के सबसे टॉप पे था छोजा का घर. ठीक है, प्लेटो के मैंने कहा था ना एकदम वर्ज पे, एकदम कॉर्नर पे था छोजा का घर, जहाँ से पूरा वो डायरेक्शन ले पाते थे, पूरे अपने ओपन वाटर बॉडी का, ओपन ओशन का वो पूरा देख पाते थे. नीचे क्या 90 dwellings में क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है, राइस की कैसी फार्मिंग हो रही है, सब कुछ वो वहाँ से अपना कंट्रोल कर पाते थे, देख पाते थे. ठीक है, कंट्रोल वो नहीं करते थे, मतलब ही यूज्ड टू कीप अ लुक ऑन everything, on all the activities. One autumn evening, Hamaguchi Gohei was looking down from the balcony of his house at some, preparations for a merrymaking in the village below. There had been a very fine rice crop, and the peasants was going to celebrate their harvest by a dance in the court of Ujigami. ठीक है, court of Ujigami. Ujigami was a guardian spirit of the Shinto religion. उनके religion का Ujigami एक गार्डन स्पिरिट था. उसी की कोर्ट में एक डांस फंक्शन होने वाला था. क्यों होने वाला था? क्योंकि उस ऑटम इवनिंग में हामागुची गोहे ने देखा नीचे की तरफ, इज लुकिंग डाउन फ्रॉम द बैल्कनी ऑफ हिज हाउस. अपने हाउस के बैल्कनी से वो देखते हैं कि बहुत सारी मैरी मेकिंग हो रही थी, मतलब बहुत सारी प्रिपरेशंस हो रही थी फॉर सेलिब्रेशन ऑफ गुड हार्वेस्ट ऑफ राइस. ठीक है, बहुत हार्वेस्ट हुआ था उस टाइम में. देर हैड बीन अ वेरी फाइन राइस क्रॉप, बहुत अच्छे फसलें उगी थी राइस की, बहुत ताज़ा मतलब फ्रूटफुल फसल उगी थी. एंड द पीजेंट्स वर गोइंग टू सेलिब्रेट, जितने भी फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो उसको सेलिब्रेट करने जा रहे थे उस हार्वेस्ट को. ठीक है, डांस करके, गाना गा के, अच्छे कपड़े पहन के, खाना खा के, ठीक है, ये सब करके वो लोग सेलिब्रेट करने जा रहे थे इन द कोर्ट ऑफ उजिगामी. द ओल्ड मैन कुड सी द फेस्टिवल बैनर्स. फेस्टिवल बैनर्स को जापानीज में क्या बोलते हैं? नोबोरी. नोट इट डाउन. तो फेस्टिवल बैनर्स को भी वो देख पा रहे थे. ठीक है, हमारे ओजी-सान हामागुची. फ्लैटरिंग अबव द रूफ्स ऑफ द सॉलिटरी स्ट्रीट. सॉलिटरी स्ट्रीट पे जितने भी वो फैले हुए थे हमारे नोबोरी, यानी कि हमारे फेस्टिवल बैनर्स, वो उसको देख पा रहे थे अपने बालकनी से. द स्ट्रिंग्स ऑफ द पेपर लैंटर्न्स
फेस्टून्ड बिटवीन बैम्बू पोल्स, ठीक है, बैम्बू पोल्स में बंधे हुए थे पेपर के लैंटर्न्स, वो उनको भी देख पा रहे थे, उनके स्ट्रिंग्स को भी देख पा रहे थे, द डेकोरेशंस ऑफ द श्राइन, मतलब उनकी जो मूर्ति थी भगवान की उसको भी वो देख पा रहे थे, एंड द ब्राइटली कलर्ड गैदरिंग्स ऑफ द यंग पीपल, ब्राइटली कलर्ड यानी कि लोग कलर नहीं थे, उनके कपड़े ब्राइटली कलर्ड थे, इतनी ब्राइट ब्राइट, रेड ग्रीन ऑरेंज, ठीक है, येलो, ये सब कलर कलर के कपड़े पहन के लोग आए हुए थे, ब्राइट कलर्स के, हैप्पी कलर्स के। ही हैड नो बडी विथ हिम दैट इवनिंग बट हिज लिटिल ग्रैंडसन, उनके पास कोई नहीं था, बस उनका एक छोटा सा बच्चा था, ग्रैंडसन था, अ लैड ऑफ 10, एक छोटा सा बच्चा था जो 10 साल का था, जिसका नाम होता है तादा, ठीक है, TADA, तादा। द रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड हैविंग गॉन अर्ली टू द विलेज, और बाकी के घर के जितने लोग थे वो लोग विलेज में जा चुके थे नीचे सेलिब्रेशन के लिए। He would have accompanied them and had he not been feeling less strong than usual, ठीक है, उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वो इसलिए सोचे कि चलो घर पे रहते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बाद में जाके देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो अपने बैल्कनी से एंजॉय कर रहे थे पूरा सीन। द डे had been oppressive, पूरा दिन उनके लिए बहुत ही टायरिंग था, ऑप्रेसिव था, एंड इन स्पाइट ऑफ अ राइजिंग ब्रीज देयर वाज स्टिल इन द एयर दैट सॉर्ट ऑफ हेवी हीट व्हिच अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द जापानीज पीजेंट एट सर्टेन सीजन्स प्रीसीड्स एन अर्थक्वेक। सब कुछ अच्छा था पर उस दिन हवा में कुछ भारीपन सा था, और ये भारीपन ना अक्सर कब फील होता है, जब अर्थक्वेक होता है तब फील होता है, मतलब पीजेंट्स को ये फील हो जाता है, क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे अर्थक्वेक, जहाँ पे सुनामी, ये सब बहुत ही कॉमन रहा है, तो वहाँ के पीजेंट्स को ना ये सब पहले से फील हो जाता है कि क्या होता है जब एक अर्थक्वेक आने वाला होता है, क्या होता है जब सुनामी आने वाला होता है, तो उन्हें पता चल गया था कि एक अर्थक्वेक आने वाला है, ऐसा एक हवा में एक ऐसा भारीपन उनको फील हो गया जिसकी वजह से वो समझ चुके थे। एंड प्रेजेंटली एन अर्थक्वेक केम, और ऐसा हुआ भी, उनका शक सही निकला, एक अर्थक्वेक आया। It was not strong enough to frighten anybody but Hamaguchi, who had felt hundreds of shocks in his time, though it was queer, a long, slow, spongy motion, ठीक है, इतना भी फ्राइटनिंग नहीं था, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था वो अर्थक्वेक, बट ठीक है, बट हामागुची जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ शॉक्स, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ अर्थक्वेक्स उन्होंने अपने समय में फेस किए हैं, उन्हें ये चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से था, ठीक है। दो इट वॉज क्वियर, थोड़ा स्ट्रेंज था, लॉन्ग था, थोड़ा लंबा चला, एंड थोड़ा स्लो भी था, और स्पॉन्जी मोशन का था। स्पॉन्जी मोशन का कैसा होता है, ऐसे 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 स्पॉन्जी मोशन का था, मतलब कुछ चीज़ ऐसे हिल गई, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ गेट्स, कुछ पंखे ऐसे ऐसे हिले, ठीक है, जिससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा हामागुची को। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ऐसे अर्थक्वेक्स फेस किए। प्रॉबेबली इट वॉज बट द आफ्टर ट्रेमर ऑफ सम इमेंस सिस्मिक एक्शन वेरी फार अवे। प्रॉबेबली कुछ ऐसी सिस्मिक एक्टिविटीज़ जो कि बहुत दूर से आने वाली थी जापान में उस दिन, क्या पता ये उसका कुछ एक सिंबल हो, इंडिकेशन हो, उन्हें ऐसा कुछ फील हुआ हामागुची को कि ये सिर्फ अर्थक्वेक नहीं है, कुछ इसके भी बियॉन्ड हो सकता है, उन्हें ऐसा लगा। सिस्मिक एक्टिविटीज़, सुनामी किसकी वजह से होती है, सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। द हाउस क्रैकल्ड एंड रॉक्ड जेंटली सेवरल टाइम्स, देन ऑल बिकेम स्टिल अगेन, ठीक है, थोड़ी सी हाउस क्रैकल हुई, हिली, रॉक्ड, ठीक है, थोड़ी आवाज़ टर पर ऐसे आवाज़ हुई, एंड थोड़ा सा हिली विली जेंटली, बट सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। एज द क्विकिंग सीज्ड, हामागुचीज कीन ओल्ड आईज वर एंशियसली टर्न टुवर्ड्स द विलेज। जैसे ये जो अर्थक्वेक था वो रुका, हामागुची का जो कीन आइज था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था अपने विलेजेस के लिए, उनके वेलबींग के लिए, वो उन विलेजेस की तरफ घूम जाता है। It often happens that the attention of a person gazing fixedly at a particular spot or object is suddenly diverted by the sense of something not knowingly seen at all, by a mere vague feeling of the unfamiliar in that dim outer circle of unconscious perception which lies beyond the field of a clear vision. Let me explain this, break this into simpler terms. इसका मतलब हो रहा है, अक्सर हम लोग एक चीज़ को जब देखते हैं तो कभी कभी तो हम लोग उसको देखते हैं और देख के अपनी नज़र हटा लेते हैं, ठीक है। हमने उस चीज़ को, किसी चीज़ को, जैसे कि मान लो ये एक रिमोट है, इसको मैंने ऐसे देखा और मैं इसको देखी एक रिमोट की तरफ, फिर मैंने अपनी नज़र हटा लिया, फिर मैं दूसरी तरफ देखने लगी हूँ। पर कभी कभी हम लोग इस रिमोट को देख रहे हैं ऐसे और इसी को देखे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस रिमोट को स्कैन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो आइज़ है वो फिक्स हो गया है इस रिमोट पे, और हम एक जगह, एक स्पॉट पे फोकस करके कुछ और अपने माइंड में सोच रहे हैं। होता है ना, कभी कभार हमारा जो प्यूपल होता है वो हिलता ही नहीं है आइज़ का, है ना, ये जो हमारा आइरिस होता है ये हमारा हिलता ही नहीं है, ये एक जगह पे फिक्स रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस पूरे चीज़ को स्कैन कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
हम लोग कुछ और अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं। तो वैसा ही हामागुची गोहे के साथ हुआ। उन्होंने विलेजेस को देखा और वो देख के अपने बैक ऑफ माइंड में कुछ सोचने लग गए, उनके दिमाग में कुछ चलने लग गया। क्या चलने लग गया अब वो हम लोग जानेंगे। Thus it chanced that Hamaguchi became aware of something unusual in the offing। मतलब ये जो अर्थक्वेक आया और चला गया, इसके ये जो एक्टिविटी में कुछ अनयूजुअल लगा हामागुची को, कि ऐसा तो कुछ मतलब कुछ अजीब सा ही उनको ये फील हुआ। एक होता है ना, एक सिक्स्थ सेंस उनको फील हुआ, एक इंस्टिंक्ट उनको महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मतलब अनहोनी होने वाला है, ऐसा कुछ हो जाता है ना, फील हो जाता है। जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है उनको ये सब फीलिंग्स आता है, तो ऐसा उनको फील हुआ। ओके, सो ही रोज टू हिज फीट एंड लुक्ड एट द सी। उन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या की, विलेजेस पर से ध्यान हटाने के बाद वो अपने फीट पे से थोड़े से उठे, नीज पे से उठे, नीज बोल रही हूँ, अपने फीट पे उठे। ऐसे जब हम कुछ चीज़ हमें झांकना होता है तो अपने नीज फीट पे से उठ जाते हैं ना, तो उसी तरीके से वो थोड़ा सा उठे। इट हैड डार्केंड क्वाइट सडनली जो बादल था ना वो ब्लैक हो जाता है ना। तूफान आने के पहले होता है ना अक्सर, वो मेरा फेवरेट सीज़न है, वो मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द वेदर है। तो उसी तरीके से उस दिन भी ऐसे डार्क हो जाता है अचानक से मौसम, क्वाइट सडनली आफ्टर द अर्थक्वेक, एंड इट वाज एक्टिंग स्ट्रेंजली। बहुत ही उस दिन स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ हो रही थी। आया अर्थक्वेक, इतनी छोटे से समय के लिए आया, आके चला गया, फिर ऐसे अचानक से बादल ऐसे डार्क हो जा रहा है, तो ये तब बहुत ही स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ हो रहा था। इट सीम्ड टू बी मूविंग अगेंस्ट द विंड, और ये जो ऐसा लग रहा था ना कि विंड के विरुद्ध ये सब हो रहा है, हवा के विरुद्ध कुछ ऐसा हो रहा है इन द नेचर। इट वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड। ठीक है, ये जो विंड था ना ये ज़मीन से, ये हवा से दूर जाते जा रहा था। ठीक है, ऐसा लग रहा था, मतलब सुनसान सन्नाटा टाइप का एक माहौल बनते जा रहा था पूरे जगह पर। Within very little time the whole villagers had noticed the phenomenon, और पूरे विलेजर्स ने थोड़े ही समय में ये सारे फिनोमिनन नोटिस करने शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो हम लोग नोटिस नहीं करते, उसी में खोए रहते हैं, बट विलेजर्स ने नोटिस किया। Apparently no one had felt the previous motion of the ground, but all were evidently astounded by the movement of the water। किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था तब तक जब तक उन्होंने वाटर के मूवमेंट को नोटिस नहीं किया। अचानक से ना वाटर का जो मूवमेंट था देख के पूरे विलेजर्स शॉक्ड हो गए, और फिर उन्होंने वेदर को भी नोटिस किया कि ये क्या हो रहा है। दे वर रनिंग टू द बीच, सारे लोग बीच की तरफ दौड़ने लग गए। एंड इवन बियॉन्ड द बीच, और बियॉन्ड द बीच, बीच के बियॉन्ड तो वाटर है, तो बियॉन्ड द बीच कैसे चले गए वो लोग, क्या हुआ था। टू वॉच इट, नो सच ebb had been witnessed on that coast within the memory of a living man। No such ebb means movement, ebb means movement। ऐसा movement कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री में उनके जितने भी लोग थे वहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ था जो उन्होंने देखा। क्या ऐसा देखा? Things never seen before were making apparition, unfamiliar spaces of ribbed sand and reaches of weed hung rock were left bare even as Hamaguchi gazed। मतलब उन्होंने पहली बार लाइफ में देखा ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। क्या देखा उन्होंने? रिब्ड सैंड। जब हम बीच पे जाते हैं हम देखते हैं ना ऐसे पानी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो जब हम लोग देखते हैं लो टाइड हाई टाइड होता है, तो जब लो टाइड होता है ना तो ऐसे पानी बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ चला गया होता है। ठीक है, अंदर की तरफ चला गया होता है, बहुत ज़्यादा लैंड छोड़ के चला गया होता है, तो हम देखते हैं ना रिब्ड सैंड, बहुत सारे सैंड ऐसे 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 गीला मिट्टी ऐसे ज़मीन का जो सैंड वो छोड़ के चला गया है पानी। जो सैंड अक्सर पानी के नीचे कवर्ड था, उस सैंड को जब पानी से छोड़ के चला जाए तो वो सैंड ना अजीब सा रिब्ड सा, मतलब रिब्स क्या होता है, रिब बोन्स हमारी जो होती है, रिब्स होती है, वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखते हैं ना, लाइन सा, ऐसे रिब्ड सैंड हो गया था वो सब। एंड फिर उस सैंड में हमें क्या दिख रहा था? वीड हंग रॉक्स, मतलब ऐसे ऐसे रॉक्स जिसपे वीड्स, ठीक है, वीड जो प्लांट होती है वो झूली हुई थी, वैसे वीड। और हामागुची भी ये सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे थे अपने बालकनी से। एंड नन ऑफ द पीपल बिलो अपीयर टू गेस व्हाट दैट मॉन्स्ट्रस एब सिग्निफाइड। और किसी ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाया कि ये जो मॉन्स्ट्रस एब है, मॉन्स्ट्रस एब मीन्स व्हाट? मॉन्स्ट्रस मूवमेंट। ये क्या हो रहा है? ऐसे पानी पीछे की तरफ जा रहा है, ये रिप्ड सैंड दिख रहा है, ये मौसम अजीब सा हो गया, ये सब एक्टिविटीज़ को लोग ना समझ नहीं पा रहे थे, कोई भी इस चीज़ को ना डिकोड नहीं कर पाता था। हामागुची गोहे हिमसेल्फ हैड नेवर सीन सच अ थिंग बिफोर। हामागुची गोहे ने बहुत सारे अर्थक्वेक्स देखे हैं, बट सुनामी तो नहीं देखा ना उन्होंने इस तरीके का, तो ऐसा उन्होंने लाइफ में पहली बार वो देख रहे थे। बट ही रिमेंबर्ड थिंग्स टोल्ड हिम इन हिज चाइल्डहुड बाय हिज फादर्स फादर, मतलब उनके ग्रैंडफादर, उनके जो ओजी सान थे, ठीक है, हामागुची गोहे के, उनके पापा के पापा
ने जो बातें हामागुची से कही थी वो बातें उनको अभी भी याद थी, वो बातें उनको याद आ रही थी। एंड ही न्यू ऑल द ट्रेडिशंस ऑफ द कोस्ट। हामागुची गोहे को सारी ट्रेडिशंस कोस्ट की पता थी, ठीक है। ही अंडरस्टूड व्हाट द सी वाज गोइंग टू डू। उनको समझ में आ रहा था कि अब सी क्या करने वाला है, उनको अच्छे से समझ में आ चुका था कि अब क्या होने वाला है। Now, perhaps he thought of the time needed to send a message to the village or to get the priests of the Buddhist temple on the hill to sound their big bell, but it would take him very much longer to tell what he might have thought than it took him to think. अब उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे विलेजेस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ये सोचा कि चलो इन्फॉर्म करते हैं विलेजेस को। पर जो बुद्धिस्ट टेम्पल था वो हिल पे था। प्लेटो, हम लोग प्लेटो पे पढ़ रहे हैं ना, उनका घर प्लेटो पे है और बुद्धिस्ट टेम्पल हिल पे है, तो यहाँ तक जाने में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तब तक कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत सारी जानें चली जाएंगी, क्योंकि सब लोग बीच के पास जा चुके थे और सबको कहाँ जाना था, बीच से दूर जाना था। तो इस सब इवेंट में बहुत समय लग जाएगा। जापान में क्या होता है ना कि जब भी कुछ ऐसा सिंबल देना हो लोगों में, कम्युनिटी में, तो सबसे पहले टेम्पल की घंटी बजाई जाती है, तो सब लोग टेम्पल के पास आ जाते हैं, सारे विलेजर्स। तो वैसे ही उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो बेल बजाई जा सके और सब लोग इकट्ठा हो जाएं टेम्पल के पास। बट उनके पास इतना समय नहीं था कि वो जाएं टेम्पल और ये चीज़ें एक्सप्लेन करें कि क्या होने वाला है और फिर वो घंटी बजाई जाए, फिर लोग आए, इतना समय नहीं था। But it would take very much longer to tell what he might have thought than it took him to think. He simply called to his grandson, "Dada, quick, very quick, light me a torch." ठीक है, तो दादा क्या करता है, उनको एक टॉर्च लाकर दे देता है। दादा को बोलते हैं कि जल्दी से एक टॉर्च लेकर आओ, मैं एक टॉर्च को जलाकर लेकर आओ। ताइमात्सु और पाइन टॉर्चेस, ठीक है, पाइन ट्री का जो वो स्टेम होता है ना, उसको जलाकर उसका टॉर्च बनाते हैं, ठीक है, मतलब वो टॉर्च की तरह काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, ताइमात्सु। आर केप्ट इन मैनी कोस्ट ड्वेलिंग्स फॉर यूज ऑन स्टॉर्मी नाइट्स, ठीक है, वो जल्दी बुझता नहीं है इसलिए उसको, और स्ट्रॉन्ग फायर होता है, ब्राइट फायर देता है, इसलिए ताइमात्सु को जलाया जाता है, पाइन ट्री टॉर्चेस को। एंड उन्होंने उसी को जलाया। एंड ऑल्सो फॉर यूज एट सर्टन शिंतो फेस्टिवल्स, ठीक है, शिंतो फेस्टिवल्स में भी यूज़ किया जाता है पाइन टॉर्चेस को। द चाइल्ड किंडल्ड अ टॉर्च एट वंस, ठीक है, and the old man hurried with it to the fields where hundreds of rice stacks representing most of his invested capital stood again awaiting transportation. अब क्या करते हैं पता है हामागुची, वो अपने राइस स्टैक्स के पास जाते हैं। राइस स्टैक्स जहाँ पे उनकी रखी हुई थी, जितने भी राइस के बोरे रखे हुए थे वो वहाँ जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ राइस स्टैक, 100, 10-20 नहीं, हंड्रेड्स, समझ में आया, जो कि रेडी थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो ऐसे ही रिच नहीं थे ना, वो इतनी फार्मिंग, इतनी कल्टीवेशन करते थे और फिर उसको बेचते थे, इसलिए वो रिच थे। वो सारी राइस स्टैक्स रेडी थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एकदम पैक्ड, सूखी हुई राइस स्टैक्स एकदम रेडी। और उनमें उस राइस स्टैक्स में उनका सारा कैपिटल लग चुका था। कैपिटल का मतलब होता है सारा इन्वेस्टमेंट, सारी मनी उस पर लग चुकी थी। अप्रोचिंग दोज नियरेस्ट द वर्ज ऑफ द स्लोप ही बिगैन टू अप्लाई द टॉर्च टू देम, hurrying from one to another as quickly as he aged limbs could carry him. उन्होंने एक करके सब पे आग लगा दिया, सारे राइस स्टैक्स पे आग लगा दिया। अब उनकी जितनी भी एज थी, वो बहुत ओल्ड थे, बूढ़े थे, उस हिसाब से वो जितनी जल्दी कर पा रहे थे वो उतनी जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे। वो एक और स्पॉन्टेनियसली उन्होंने ये किया। वो सोचते नहीं रह गए कि मैं उस मंदिर पे जाऊँ, वहाँ पे जाके प्रीस्ट को इन्फॉर्म करूँ, नहीं, फटाक से उन्होंने पाइन टॉर्च बोला था, अपने ग्रैंडसन को वो टॉर्च जलाकर लाया और उन्होंने जाके अपने राइस स्टैक्स में आग लगा दी, कुछ सेकेंड्स के अंदर, कुछ मिनट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो थीम काम आता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो ये सब वो उन्होंने किया। फिर क्या हुआ, अप्रोचिंग दोज नियरेस्ट, ये हो गया। द सन ड्राइड स्टॉक्स caught like tinder. The strengthening sea breeze blew the blaze landward and presently rank behind rank the stacks burst into flame, sending skyward columns of smoke that met and mingled into one enormous cloudy world. Tada, astonished and terrified, ran after his grandfather crying, "Oji-san, why? Oji-san, why?" ठीक है। अब क्या होता है, वो जो सन ड्राइड स्टैक्स थे ना, जितने भी स्टॉक्स पड़े हुए थे उनके पास, राइस के स्टैक्स, वो सन ड्राइड थे, मतलब धूप में सुखाए हुए थे, रेडी थे, इसलिए उन्होंने फटाक से आग पकड़ ली। टिंडर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में फटाक से आग पकड़ लेना, किसी चीज़ में फटाक से क्या कह सकते हैं, हाँ, फटाक से वो आग पकड़ लिया उसने, ठीक है। और ब्रीज जो थी ना, ब्रीज की जो हवा थी, उसके वजह से आग और तेज़ी से फैले जा रहा था।
और जब आग फैल रहा था तो उसका जो धुआं था वो स्काईवर्ड, मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा था, और उसके वजह से जो मतलब वो एक ऐसा धुआं एनॉर्मस, एक ऐसा फ्लेम बना रहा था सर्कल में, एक ऐसा जैसे बादल तो वो काले हुए ही थे, बट वो आग की वजह से और ऐसा धुआं बन गया था कि सबकी नज़र उस आग की तरफ जाने लग गई। जो जितने लोग, जितने विलेजेस थे, वो सबकी मतलब अभी नहीं ये बात कहा गया है कि विलेजेस की नज़र उस पर जाने लग गई, बट वो ऐसा धुआं बनाने लग गया, एनॉर्मस क्लाउडी वर्ल्ड, मतलब एक पूरे क्लाउड में वो धुआं फैल गया। और तादा जब इस चीज़ को देखता है तो वो तो एस्टॉनिश्ड हो जाता है। वो तो छोटा 10 साल का बच्चा है, वो सोच रहा है कि ये तो बेचने के लिए रखी हुई थी, अब ये हमारे ग्रैंडफादर पागल हो गए हैं क्या, वो ये क्या लगा रहे, आप क्यों लगा रहे हो? तो वो बोलता है ओजी सान मीन्स ग्रैंडफादर, क्यों ओजी सान क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, वाई? बट हामागुची डिड नॉट आंसर, हामागुची ने कोई जवाब नहीं दिया। He had no time to explain, he was thinking only of the 400 lives in peril. Peril means danger. वो कुछ नहीं एक्सप्लेन करते हैं, वो बस उन 400 लाइव्स के बारे में सोच रहे हैं जो वहाँ उस समय उस बीच पे खड़ी हुई थी, जो कि मिनटों में वॉश अवे हो जाती अगर कुछ ऐसा सुनामी टाइप का आ जाता तो। For a while the child started wildly at the stared wildly at the blazing rice, then burst into tears and ran back to the house, feeling sure that his grandfather had gone mad. कुछ देर तक तो वो बच्चा वहाँ खड़ा रहा, अपने राइस स्टैक्स को जलते हुए देखता रहा, फिर वो घर की तरफ भाग गया रोते हुए। उसको ये समझ में आ गया था कि इसके ग्रैंडफादर पागल हो चुके हैं, ठीक है, तो वो घर की तरफ भाग गया। हामागुची वेंट ऑन फायरिंग स्टैक आफ्टर स्टैक, और हामागुची यहाँ पे स्टैक आफ्टर स्टैक जलाए जा रहे हैं, टिल ही हैड रीच द लिमिट ऑफ हिज फील्ड। अपने फील्ड के लिमिट तक जब तक वो नहीं पहुँच गए तब तक वो जलाए गए, सारा जलाते गए। Then he threw down his torch and waited. फिर उन्होंने अपनी टॉर्च को फेंक दिया और वो वेट करने लग गए। The acolyte of the hill temple, acolyte कहते हैं ना प्रीस्ट का जो असिस्टेंट होता है ना, यंगर प्रीस्ट जो कि मेन हेड प्रीस्ट के हेल्प के लिए रहते हैं, उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले नोटिस किया, फायर को, क्योंकि वो हिल पे थे, वो नीचे देख पा रहे थे ओजिसान को भी, फिर उसके नीचे विलेजेस को भी, फिर सी को, एवरीथिंग, तो हिल पे थे वो, उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले देखा। ऑब्जर्विंग द ब्लेज, उन्होंने फायर के ब्लेज को ऑब्जर्व किया। सेट द बिग बेल बूमिंग एंड द पीपल रिस्पॉन्डेड टू द डबल अपील, ठीक है, जैसा ओजिसान ने सोचा था, जैसा मुरोसा ने सोचा था, जैसा छोटा ने सोचा था, वैसा ही हुआ। एकोलाइट ने देखा, उसने घंटी बजाई मंदिर की, शिंटो टेम्पल की, और सब लोग वहाँ अचानक से देखने लग गए। सबको नीचे से दिख रहा था आग लग गया है, सब लोग अब ऊपर आने लग गए, बेल की तरफ भागने लग गए कि क्या हुआ है, बेल क्यों बजाया जा रहा है। Hamaguchi watched them hurrying in form of sands and over the beach and up from the village like a swarming of ants, and to his anxious eyes, scarcely faster for the moments seemed terribly long to him. अब जैसे चींटियों का जो दल होता है ना, उस तरीके से लोग नीचे से ऊपर की तरफ आने लग गए, ठीक है, इतनी तेज़ गति से आने लग गए जितनी तेज़ गति से ओजी-चान ने सोचा भी नहीं था, ठीक है, जल्दी सारे के सारे आने लग गए। द सन वॉज गोइंग डाउन, और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, ठीक है, सनसेट हो रहा था। द रिंकल्ड बेड ऑफ द बे एंड अ वास्ट सॉलो स्पेकल्ड एक्सपेंस बियॉन्ड इट ले नेकेड टू द लास्ट ऑरेंज ग्लो एंड स्टिल द सी वाज फ्लीइंग टुवर्ड्स द होराइजन, ठीक है। और अभी भी जैसे जैसे सन भी नीचे ज़्यादा जा रहा था ना, वैसे वैसे ही जो बे था, बेड, रिंकल्ड बेड ऑफ द बे, वो भी जो कि वास्ट तरीके से फैला हुआ था, स्पेकल्ड एक्सपेंस, सनसेट हो रहा था ना, उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख पा रहे थे कि जो सन का जो ऑरेंज बीम ऑफ लाइट था वो उस बे, रिंकल्ड बे पे गिर रहा था, ठीक है, जो कि फैला हुआ था बहुत दूर तक, बहुत डिस्टेंस तक फैला हुआ था। उस जो रिंकल्ड बे था, बेड ऑफ द बे, और जो हमारा रिब्ड सैंड था उस पर वो ऑरेंज लाइट गिर रहा था सन का, ठीक है। एंड अभी भी सी पीछे हटते जा रहा था, पानी, मतलब कैन यू इमेजिन कितना डरावना लग रहा है सोच के कि पानी, ओशन का पानी धीरे धीरे पीछे जाते जा रहा है एंड होराइजन की तरफ जा रहा है। होराइजन हमने देखा है ना, वो पॉइंट जहाँ पे आसमान और नदी मिलते हैं, ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है बट कहा जाता है उसको होराइजन। अच्छा, सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रियली हाउएवर से, पेज नंबर 3। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।